ओके, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेन गेज। हम लोग काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। मतलब हमने अभी पिछले लेक्चर में कवर किया था थर्मोकपल, वन ऑफ द टेम्परेचर सेंसर, और बाकी जो टेम्परेचर सेंसर हमारे पास बचते हैं जैसे कि RTD और थर्मिस्टर, दैट आई विल कवर इन द क्लासेस टू। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक स्ट्रेन गेज, करेक्ट? एंड बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रेन गेज फॉर्मली one can have a question like this, what is the need of strain gauge? आप पूछ सकते हैं कि यार जरूरत क्या है पढ़ने की और इसका इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। तो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा जो कि है, हैव यू एवर इमेजिन हाउ ब्रिज मेंटेनेंस कंपनीज वर्क? हाउ कैन वी गेट टू नो इफ ए ब्रिज फेल एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, सो दैट यू कैन फिक्स बिफोर द ब्रिज एक्चुअली कोलैप्स। मतलब पता कैसे करें कि ब्रिज की कंडीशन क्या है, ऊपर से देख करके तो पता नहीं चल सकता। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सिग्मा ब्रिज इन द हांगकांग हैविंग 350 सेंसर्स एंड मोस्ट ऑफ these सेंसर्स आर स्ट्रेन गेज, करेक्ट? इसका मतलब है कि जो सिग्मा ब्रिज, ये तो खैर पार्टिकुलर एग्जांपल है स्मार्ट ब्रिजेस का। अब जैसे आपको पता है आजकल बहुत सारी स्कीम चल रही है, स्मार्ट विलेज, स्मार्टफोन, तो ये भी एक स्मार्ट ब्रिज है। स्मार्ट ब्रिज का मतलब है कि जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी टाइम इसमें वेरियस पोजीशंस पे स्ट्रेन गेज लगा दिए जाते हैं ताकि पता किया जा सके कि इस पे ये कितना किस समय इसमें फॉल्ट आ रहा है और कब ये कंडीशन इस पे ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही ये इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसमें 350 सेंसर्स है। उसके अलावा भी जो पुराने बड़े ब्रिज हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं स्ट्रेन गेज, वो उस साइड जो पिक्चर है उससे पता चल रहा है। तो ये आपको पता चलती है कि ब्रिज की कंडीशन क्या है, ब्रिज का मेंटेनेंस उसके हिसाब से आप करते हैं। तो ये वन ऑफ द नीड है, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी टू मेजर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एन एयरप्लेन विंग कैन हैंडल बिफोर इट फेल्स? ये एक सर्टेन क्वेश्चन हो सकता है। ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। अगर इसका आंसर यस है तो हाउ यू कैन मेजर? वंस अगेन द फाइनल आंसर इज यूजिंग स्ट्रेन गेजेस, करेक्ट? Wings need to be strong in order to fly correctly. Testing the amount of strain in a material can allow engineer to find the strongest material for their planes. अब थोड़ा सा कहानी बताएं, पहले क्या होता था। पहले जब विंग डिजाइन करते थे, एयरप्लेन विंग का जो विंग डिजाइन करते थे उसमें क्या करते थे कि लिटरली जो पर्सन है वो चढ़ जाते थे उसके ऊपर कि ये विंग है और वहाँ पे सीढ़ी बनी होती थी। एक पर्सन चढ़ा, चलो ठीक है, नहीं टूटा, दूसरा पर्सन चढ़ा, तीसरा पर्सन चढ़ा, तब तक जब तक कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसको टेस्ट करते थे, जब तक वो टूट न जाए वहां तक वो मानते थे। तो आप समझिए कि ये मेथड कितना कमरसम था कि अब उतने 10-15 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को उठा के लाओ, एक एक करके चढ़ाओ और फिर देखो। तो ये हमारा सारा काम अब स्ट्रेन गेज की मदद से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 स्ट्रेन गेज लगे, इसका मतलब ये तो बस इंडिकेटिव फिगर है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेन गेज लगे होते हैं जो कि एक तो उस समय मटेरियल की टेस्टिंग के समय काम आते हैं और दूसरा यह कि जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो उस समय उसकी क्या कंडीशन है वो भी पता चलती रहती है, ठीक है। और भी एक यूज है, एक क्या, ऐसे बहुत सारे अनेक यूज हैं, लेकिन वन ऑफ द यूज यह है कि अगर आपको रेल की कंडीशन जाननी है, रेलवे से आपको पता ही, तो उस केस में भी आप देखिए यहाँ पे वर्टिकल केस और ऐसा कुछ करके लेटरल गेज ऐसा करके फिट किया गया। मतलब स्ट्रेन गेज कई जगह यूज होता है जहां पे भी आपको फोर्स, टॉर्क डायरेक्टली मेजर करना हो या फिर किसी भी चीज की कंडीशन जाननी है जिसके ऊपर फोर्स या टॉर्क लग रहा है ओवर टाइम, सो दैट इसका मेंटेनेंस किया जा सके। मैंने 3 एग्जांपल लिए, जरूरी नहीं कि ये 3 ही एग्जांपल ही फुल एंड फाइनल ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बल्कि एक इंडिकेटिव है जो कि डे टू डे लाइफ में बताते हैं आपको कि स्ट्रेन गेज के क्या यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अनेक यूज हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेज आपका सेकेंडरी सेंसर के लिए यूज हो सकता है, फ्लो मेजरमेंट में, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे स्ट्रेन गेज का यूज करके आप फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं, और कैंटिलीवर बीम वगैरह से अटैच करके, लोड सेल से अटैच करके आप वो तो यूज कर ही सकते हैं, फोर्स और टॉर्क, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स से जो कि आपको जरूरत होगी जानने के लिए इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज स्ट्रेस। So stress is a defined as force per unit area, ठीक है। तो आप स्ट्रेस को डिफाइन करते हो, एक मैकेनिकल क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सीधे सीधे डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आपको स्ट्रेन गेज पढ़ना है तो आप इसको 2 तरीके से लेते हो, वेदर इट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। इफ इट इज टेंसाइल, ये 2 तरीके से हो गया आपका। इफ इट इज टेंसाइल, आप बोलते हो कि
वी आर गोइंग टू असाइन इट एज ए पॉजिटिव साइन। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन हमने देखा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है, बस बल्कि कन्वेंशन है कि हाँ अगर आपका टेंसाइल इन नेचर है फोर्स तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको पॉजिटिव साइन से लोगे और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है। ऐसे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये फोर्स है। और अगर आपका कंप्रेसिव हो तो आप इसको लिखोगे विथ माइनस एफ अपॉन ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, क्यों अप्लाइड फोर्स, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स करोगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि एरिया तो कुछ काम कर नहीं रहा है, एक्चुअली एरिया तो बस एक तरीके से पैसिव एलिमेंट है जो कि खुद ही झेल रहा है उस फोर्स को। तो फोर्स लगा तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, लेकिन बेसिकली वो इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ही है, ठीक है। तो ये आपको लगा, तो ये भी आपको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल है या फिर ट्रांसवर्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स ये हम अभी अगले फिगर में आपको समझाएंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल कैसे हम लेते हैं और ट्रांसवर्स कैसे लेते हैं। फर्दर आप इसको क्या करते हो कि स्ट्रेन को जो डिफाइन करते हो, डेजिग्नेट करते हो स्मॉलर ई से, ठीक है, दैट इज स्मॉल ई, that is small e, and this is defined change in length upon original length। ये जरूरी नहीं कि ये लेंथ ही हो, ये बेसिकली कोई भी डायमेंशन हो सकता है, ये हम मान के चल रहे थे कि नहीं ये लेंथ ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बल्कि ये हो सकता है ये थिकनेस भी हो सकता है, ये विड्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने फिलहाल लिखा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स तो अगली स्लाइड में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लें कि ट्रांसवर्स और कंप्रेसिव क्या है, टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या है। टेंसाइल अगर आप किसी चीज को बॉडी को पुल अपार्ट कर रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स का वो उसको खींच रहा है एक तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में, पॉइंटेड अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो टेंसाइल है। तो यहाँ पे भी टेंसाइल के लिए आप क्या करते हो कि पॉजिटिव साइन देते हो और कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव साइन देते हो। टेंसाइल के लिए पॉजिटिव एंड इसके लिए कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज हमने देखी, और अभी हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स के। अच्छा, दो फिगर आपके पास, फिगर नंबर ए को देखिए जो उस तरफ है। फिगर नंबर ए में जो है फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फोर्स दो तरफ फोर्स दिखाया गया, लेफ्ट और राइट साइड, वो दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे से अवे पॉइंट कर रहे हैं, टुवर्ड्स पॉइंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनका इफेक्ट क्या होगा, इनका इफेक्ट पुलिंग होगा, मतलब उस बॉडी को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर स्ट्रेन केस जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारा यह कन्वेंशन होता है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, उसमें कोई भी बदलाव ला लो, ये सारा चीज जो है ब्रेकिंग पॉइंट के भीतर हो रहा है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखा होगा क्लास 12 में तो आपको पता होगा कि इलास्टिसिटी एक चैप्टर आता था, और वहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट के बाद वो इलास्टिक नहीं रह जाता था, बल्कि उसका बिहेवियर आप बोलते थे कि वो प्लास्टिक हो गया, ऐसा कुछ। उसका तो ऑब्जेक्ट ही टूट गया तो फिर क्या करना है ना। तो जब तक वो ब्रेकिंग पॉइंट के भीतर है, मतलब वो अपने आप को रीस्टोर कर सकता है, चाहे जैसे भी चाहे। तो ये सारी चीजें जो हम ऑपरेट करते हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट के अंदर ऑपरेट करते हैं, और ब्रेकिंग पॉइंट के अंदर ऑपरेट करते समय हमारा यह कन्वेंशन होता है, बल्कि यह होता भी है बॉडी के साथ, कि उसकी वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आपका फोर्स है, देखिए फिगर ए में टेंसाइल नेचर, मतलब बॉडी को खींच रहा है फोर्स, ठीक है, और जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है। आप सोचिए कि बॉडी को एक तरफ से खींचा जा रहा है, मान लीजिए कि लेंथ की साइड से खींचा जा रहा है, अगर उसका लेंथ बढ़ रहा है तो क्या क्या घटेगा, आप देखिए दो और डायमेंशन है बॉडी, एक तो इसका विड्थ है, ठीक है, और दूसरा इसका थिकनेस है, तो दोनों के दोनों ही घटेंगे, ठीक है। देखिए आप एक तो ये लेंथ के लॉन्ग रेड एरो हमने दिखा है, तो जो ये लेंथ के लॉन्ग खींचा जा रहा है तो वो जो खिंचाव आ रहा है उसको आप बोलते हो कि ये लॉन्गिट्यूडिनल है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो आप डिफाइन करते हो, ये वाला जो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप लिखते हो कि इट इज EL लॉन्गिट्यूडिनल। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल में ये ट्रांसवर्स है या कंप्रेसिव है, सॉरी टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव है, ये बात की बात है। तो यहाँ पहले एग्जांपल में देखिए लॉन्गिट्यूडिनल है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल है।
और चूंकि फोर्स का डायरेक्शन इसको खींच रहा है तो ये टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल अगर आपने EL लगाया, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन क्या है, तो एक बार अगर आपने फोर्स लगाया तो आपके पास एक तरह से समझिए 3 तरह के स्ट्रेन डेवलप होंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि वो लेंथ के लॉन्ग है, और 2 ट्रांसवर्स स्ट्रेन। एक तो होगा जो विड्थ के लॉन्ग का, जो अभी दिखाया गया, मैंने यहाँ पे विड्थ के लॉन्ग दिखाया ग्रीन से, ठीक है। अब देखिए उसमें एरो का डायरेक्शन देखिए और दूसरा विड्थ वाले ग्रीन वाले एरो का डायरेक्शन देखिए। मतलब क्या है कि जो जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो खींच रही है, ठीक है, और जो कंप्रेसिव है वो उसको मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करे। वो उसका अगर आपका लेंथ बढ़ रहा है तो उसकी विड्थ छोटी हो रही है ताकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह सके। उसी तरह से थिकनेस भी होती होगी, तो थिकनेस भी देखिए डॉटेड लाइन से देखिए, वो लेंथ बढ़ा और डॉटेड लाइन से थिकनेस कम हो गई और विड्थ भी कम हो गई। तो विड्थ के अलोंग और थिकनेस के अलोंग जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होंगे वो दोनों के दोनों ही क्या माने जाएंगे, ट्रांसवर्स माने जाएंगे। ट्रांसवर्स तो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसलिए ट्रांसवर्स है। और दोनों के दोनों जो है कंप्रेसिव इन नेचर है, ट्रांसवर्स है और प्लस कंप्रेसिव है क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ट्रांसवर्स और कंप्रेसिव क्या है। दूसरा फिगर बी देखिए, फिगर बी में हमने फोर्स का एप्लीकेशन ही कंप्रेसिव कर रखा है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वाला जो कंपोनेंट है स्ट्रेन का वो कंप्रेसिव है। तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे कंप्रेसिव है, और तो जब ये कंप्रेसिव है तो बाकी दोनों बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉटेड ये थिकनेस बढ़ गई और ये विड्थ भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं और साइन करने से, ठीक है। अगला जो बेसिक टर्म्स है वो इलास्टिक मॉडुलस है। इलास्टिक मॉडुलस आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस से मतलब, ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो लेंथ को डील करता है, आपने वो बल्क मॉडुलस लेंथ, यंग्स मॉडुलस से सब सारा कुछ पढ़ रखा होगा। तो फिलहाल हमें यंग्स मॉडुलस से मतलब है, भले ही वो यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, इन जनरल इलास्टिक मॉडुलस को आप डिफाइन ही करते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। चलिए ये बात तो होगी, स्ट्रेस भी देख लिया, स्ट्रेन भी देख लिया, इलास्टिक मॉडुलस भी देख लिया। एक और जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पॉइजन्स रेशियो, जिसको आप डिनोट करते हो न्यू से, ठीक है। न्यू से डिनोट करते हो न्यू, ये V टाइप का न्यू। ये डिफाइन होता है नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ET अपॉन EL। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हमने बताए जो कि आपको जरूरत है, जो जानने चाहिए इसके लिए, सो दैट कि हम बेसिक प्रिंसिपल जान सके कि स्ट्रेन गेज है क्या, काम कैसे करता है, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसके पहले देखते हैं कि स्ट्रेन गेज बेसिकली है क्या। स्ट्रेन गेज इज ए मेटल, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने अलॉय भी लिखा है, और सेमीकंडक्टर एलिमेंट व्हिच रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेन अंडर स्ट्रेन। अब ठीक है, ये आपको पता तो है कि किसी भी बॉडी को आप लो और उसमें स्ट्रेन लगाओ तो उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा। तो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा फिजिक्स से कि R इज इक्वल टू कैपिटल R, जो कि रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A। रो क्या है? रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब एक मजेदार बात जो क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 12 में हम एक बात पढ़ते थे, जब शुरू में पढ़ते थे कि यार मास तो कांस्टेंट होता है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी कांस्टेंट होती थी, उसका पूरा लिस्ट रहता था कि ये इसकी रेजिस्टिविटी है, तो हम वहां पे डील नहीं करते थे। वो बाद में जब आप आगे बढ़ने लगते तो पता चलता है कि नहीं, मास कांस्टेंट है आपका आइंस्टाइन वाली थ्योरी के हिसाब से, है ना। और अब आपको हम बताते हैं कि वो जो रेजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो मतलब इनमें से जो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A है, इनमें से तीनों में से कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आपको अगर चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब dr अपॉन चूंकि ये कोई क्वांटिटी फिक्स रहती है और कोई एक क्वांटिटी वेरी कर रही है, तब हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ले लेते हैं। अब यहाँ तीनों के तीनों जो है वो तीनों ही वेरी कर रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए डेल्टा R इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल L मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L, ये आपको पहले से पता होगा, प्लस डेल R अपॉन डेल A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L प्लस डेल R अपॉन डेल रो
मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर। मतलब हमने डेल्टा आर में चेंज निकालना है, एक बारी इसको लेंथ के रेस्पेक्ट में बाकी दोनों क्वांटिटी को फिक्स मानते हुए, दूसरी बारी एरिया के रेस्पेक्ट में जब आपका रो और एल कांस्टेंट हो, और तीसरी बारी रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में जब आपका एरिया क्या बोलते हैं आपका जब लेंथ और एरिया ये दोनों कांस्टेंट माने। ठीक है, तो ऐसा करके अब यहाँ पे हमें एक नॉलेज यह मिला कि चलो भाई जो रेजिस्टिविटी थी अब वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या हमें गलत पढ़ाया गया? जब आप पूछ सकते हो कि हमने तो R = रो × L अपॉन A, तो हम तो सिर्फ रो और रो पे तो हम कुछ काम ही नहीं करते थे, सिर्फ लेंथ और एरिया पे काम करते थे, और अभी आप बोल रहे हो कि वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा क्या क्या रीजन थे जो कि हमको वहाँ पे कांस्टेंट बताया और अभी आप बोल रहे हो कि कांस्टेंट नहीं है? तो अभी हम थोड़ी देर में क्लियर करते हैं कि क्या रीजन है। ठीक है, फिलहाल हमारा प्रॉब्लम है डेल्टा R = डेल आर अपॉन डेल ए। ऐसा करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेल्टा आर के टर्म में लिखा हुआ है, ये पुराना वाला इक्वेशन ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि अगर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, इसके बेसिक प्रिंसिपल को जानना है स्ट्रेन गेज को, तो हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट में जो चेंज हो रहा है वो इनपुट के साथ कैसे वैरी कर रहा है। तो आप देखिए कि आउटपुट क्या, हमने स्ट्रेन गेज को डिफाइन किया कि अगर कोई स्ट्रेन अप्लाई हो तो उसका रेजिस्टेंस वैरी करता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है आपका वो आउटपुट है और जो स्ट्रेन है वो आपकी इनपुट है। तो मतलब स्ट्रेन के साथ आपका रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है, अगर आपको ये पता लग जाए तो आप इसका रिलेशनशिप पता कर सकते हो। तो हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हमने माना कि हमारे पास एक पीस ऑफ मटेरियल जिसे स्ट्रेन गेज बनाया गया है वो डिपिक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ये वाली है ये विड्थ W दिखाई गई है, लेंथ L दिखाया गया है, और ये जो थिकनेस ये वाली जो थिकनेस है वो T है। पता नहीं कितना नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, थिकनेस T है, जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो साइड है वो A है। और हमने देखिए फोर्स लगाया, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए EL जो है वो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर है, EL वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आपकी टेंसाइल एक तरीके से कहे आप स्ट्रेन है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे भी फिगर देख करके कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ पुलिंग अपार्ट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक पीस ऑफ स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज का एक छोटा सा टुकड़ा है, और उसके लिए एक जनरल रिलेशन की मदद से हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने कोई फोर्स F लगाया तो फोर्स F लगा तो एरिया के हिसाब से F अपॉन A, तो स्ट्रेन की स्ट्रेस उसका तो पता कर ही लेंगे फोर्स अपॉन एरिया, और उसको हम देख रहे हैं कि फिर उससे जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है। तो मतलब आवर एम इज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस विद पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेन। करेक्ट, अभी अलग बात है कि उसको हम एक नया नाम देके आगे जाकर के वो बात की बात। तो फिलहाल हमारे पास तीन क्वांटिटी है, डेल आर अपॉन डेल एल, इसको हम तीनों क्वांटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है R = रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये आपने माना इक्वेशन है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है कि इसको पता करना है कि डेल आर अपॉन डेल एल पहली क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर लिखिए डेल्टा रो इंटू एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। अब ये चूंकि डेल है तो आपको पता है कि यहाँ पे रो भी कांस्टेंट माना जाएगा और एरिया जो है वो भी कांस्टेंट माना जाएगा, तो वो दोनों बाहर आ गए, रो अपॉन ए और ये मल्टीप्लाइड बाई डेल एल अपॉन डेल ए। तो ये डेल एल अपॉन डेल एल तो ये 1 ही हो गया, तो रो अपॉन ए। ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्वांटिटी हमारे पास क्या है, डेल्टा चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एरिया, मतलब डेल्टा आर डेल आर अपॉन डेल ए। अब इसको पता करना है तो फिर से आप यहाँ पे रखिए रो इंटू एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल ए। लेकिन इस पार्ट इस टाइम आपका क्या है कि आपका रो इंटू एल, मतलब रो और एल दोनों ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो हमारा एरिया के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो रो इंटू एल ये फिक्स है, और अब आपने क्या करना है कि डेल 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल ए। तो 1 अपॉन ए मतलब a टू दी पावर -1। ठीक है, तो a टू दी पावर -1 तो इसका क्या हो गया, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, डेल एल अपॉन ए स्क्वायर। करेक्ट। चलो
तो ये दूसरा मिल गया। अब तीसरी क्वांटिटी चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये क्या है अपना, यहाँ पे आपने एरिया और लेंथ को कांस्टेंट लेना है, तो आपका ये हो गया डेल्टा रो अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल रो, तो ये आपका आ गया एल ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा रो अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा रो अपॉन डेल्टा रो तो मनी, तो एक तो आपका बना है ये वाला इक्वेशन ए, यहाँ पे इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। तो अब इन तीनों क्वांटिटी की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एल, डेल आर अपॉन डेल ए, डेल आर अपॉन डेल रो, मतलब ए बी सी इक्वेशन की मदद से आप पुट करिए, ये हमारा मास्टर इक्वेशन है उसमें। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मास्टर इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू डेल अपॉन ए मल्टीप्लाइज बाय डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ पे भी गलत हो बताइएगा भाई, माइनस डेल एल अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए प्लस आपका डेल एल अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ये आपका मास्टर इक्वेशन, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कि डेरिवेशन ऐसे ही कर रहा हूं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो या तो अगर आप बीटेक में है तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में तो बहुत ज्यादा मोर देन 90% चांस है कि ये डेरिवेशन एक ना एक एग्जाम में पूछ ही देगा, प्लस बड़ा एग्जाम जैसे आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी वो इसी में या फिर ट्रिपल ई में पूछता ही रहता है, तो ये डेरिवेशन आपको याद रखना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें पता है कि r इज इक्वल टू रो इनटू l अपॉन a, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दोनों साइड r से। r जो है हमारा क्या नॉमिनल रेजिस्टेंस है, मतलब अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस है, मतलब वैसा रेजिस्टेंस की वो वैल्यू जो विदाउट किसी स्ट्रेन के आ रही है। तो इसको इधर तो r लिखेंगे और इधर डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी से, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो यहाँ पे तो अभी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा r अपॉन r विल बी इक्वल टू, इससे अगर हमने डिवाइड किया तो क्या बचेगा भाई, डेल्टा l अपॉन l, ठीक है, ये l ही है, डेल्टा l अपॉन l माइनस ये कट गया डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, और डेल्टा प्लस डेल्टा रो अपॉन, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलिए अब आपको पता है कि डेल्टा एल अपॉन एल, तो लेंथ किसको हम ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं जो फोर्स के अलोंग जो साइड है उसको हमने लेंथ लिया, तो डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ क्या है आपका, स्ट्रेन है, और वो स्ट्रेन किस तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर है, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ई एल। अब यहां तक तो ठीक है, उसके बाद फिर से हमने लिखा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा रो अपॉन। अब हम कोई इक्वेशन लाना चाह रहे हैं, हमें हमारा एम है कि स्ट्रेन के साथ रिलेशन है, तो क्या डेल्टा ए को हम चेंज कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो आगे देखते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूं ए जो है, जो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, वो आपका क्या है, अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक साइड इधर ऐसे करके लिखा हुआ है ए, है ना, इसको ए लिखा है, तो ये जो है आपका ये विड्थ है W, ठीक है, और ऐसे बना हुआ है, मतलब ये जो है ये आपकी थिकनेस है T, ठीक है, ये वाली थिकनेस T है, तो W अगर आप इसको सही से देखें तो आपको ऐसा दिखेगा फ्रंट व्यू में, जो एरिया A है ये आपकी W और ये थिकनेस T से बनी हुई है, W एंड थिकनेस, तो आप इसको लिख सकते हो W मल्टीप्लाइड बाई T, एरिया इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना, अब आपको याद होगा कि वो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डेल्टा W मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वो थिकनेस है, प्लस W मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ थिकनेस, ठीक है। अब आपको डेल्टा ए अपॉन ए पता करना है, तो यहाँ पे भी आप इसको डिवाइड कर दीजिए इस वाले इक्वेशन से, तो
डेल्टा ए अपॉन ए आपने किया और इधर डब्ल्यू टी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया आपको डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। मजेदार, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एक फोर्स अगर आप लगा रहे हैं ऐसी कोई बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे, तो तीन तरह के आपके स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल है और दो ट्रांसवर्स है। तो आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल तो लेंथ से एसोसिएटेड था और ये जो है चेंज इन विड्थ जो आ रही है, विड्थ कम हो रहा है और यहाँ पे थिकनेस भी आ रही है, तो ये दोनों क्या है आपके ट्रांसवर्स है। तो आप इसको लिखेंगे क्या ET प्लस वन सेकेंड ET, तो 2ET, तो ये 2ET स्ट्रेन है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि 2ET लिख दिया। अब अगर आप इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, क्योंकि मास्टर इक्वेशन तो अभी हमारा ये है ना, जो भी आपका इक्वेशन नंबर चल रहा होगा वर्टिकल पे आप नोट करके वो करेगा, ठीक है। सो आपने लिखा 2ET और वो क्या है डेल्टा ए अपॉन ए। एक और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रेशियो डिफाइन किया था, पॉइजन्स रेशियो न्यू इज इक्वल टू माइनस ET अपॉन EL। मतलब ट्रांसवर्स स्ट्रेन, नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन, नेगेटिव साइन क्यों लगाया आपने, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव डिफाइन होता है और जो ये स्ट्रेन है क्योंकि ट्रांसवर्स है तो वो स्ट्रेन नेगेटिव होना है, तो नेगेटिव एक यहाँ से डेवलप होगा और ये नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव कर देगा। इसलिए हमने पॉइजन्स रेशियो को पॉजिटिव डिफाइन करना है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ ही डिफाइन किया, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आप ट्रांसवर्स स्ट्रेन को क्या लिखोगे, ET को क्या लिखोगे माइनस ऑफ न्यू EL। अब EL की टर्म क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टर्म EL का वैल्यू है, तो अगर आप ऐसा लिखे तो आप यहाँ पे ET को रिप्लेस कर दीजिए इस वाले चीज से, तो आपका यहाँ पे माइनस 2 न्यू EL, करेक्ट। अब इस वाले इक्वेशन को अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे डालेंगे तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू EL माइनस, यहाँ पे माइनस के साथ 2 न्यू EL प्लस डेल्टा रो अपॉन, अब ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, प्लस। अब हमने क्या किया कि अब इस चीज को जो है ना कॉमन ले लिया, ये तो हमने पहले से लगा दिया लेकिन अभी हमने बाद में लगाया, इस चीज को हमने कॉमन ले लिया, इसको स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को EL इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू प्लस डेल्टा रो अपॉन रो, दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया डेल्टा R, डेल्टा R, ठीक है। तो इस चीज को देखिए डेल्टा R अपॉन R जो आया आपका निकल करके वो ये चीज है EL, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 न्यू जो कि पॉइजन्स रेशियो प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है। EL आ रहा है, लेकिन आपने अगर कोई बुक पलट कर रखी होगी तो आपने देखा होगा कि EL तो है नहीं, डायरेक्टली स्ट्रेन लिखा रहता है। तो इसको आप क्या करते हो, जो बाय डिफॉल्ट अगर आपको स्ट्रेन बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही है, मतलब वो ये वही स्ट्रेन है जो फोर्स के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब बाकी कितने डायमेंशन का बॉडी है और कौन से डायमेंशन में चेंज होगा ये तो हमें नहीं पता। यहाँ पे 3 डायमेंशन का था तो विड्थ और ये चेंज हो गया है ना, थिकनेस चेंज हो गया, और किसी और डायमेंशन में रहता तो कुछ और चेंज होगा। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि लॉन्गिट्यूडनल जिस डायमेंशन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा उस डायमेंशन के अलॉन्ग तो स्ट्रेन आना ही आना। तो इसलिए आप क्या करते हो कि EL के टर्म में इक्वेशन लिखते हो और बाद में जो L जो सब्स्क्रिप्ट है उसको ड्रॉप कर देते हो और आप इसको सीधे बोलते हो कि EL जो है बाय डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ EL इज नथिंग बट E, सिंपली E, ठीक है। अगर आपको सिंपली E बोला जाए इसका मतलब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ही है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलता है, डेल्टा R अपॉन R विल बी इक्वल टू E, ठीक है, E मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 न्यू प्लस डेल्टा रो अपॉन, ठीक। तो अब एक काम और करते हो, अब इसको करते हैं क्या, चलो E से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें चेंज इन रेजिस्टेंस
पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेन चाहिए था, तो दोनों तरफ की ई से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिला यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू प्लस डेल्टा रो अपॉन रो ई। ये आपका एक इक्वेशन निकल के सामने आता है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय ई, इसको ये चूंकि इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसको आप एक अलग से नाम देते हो, इसको आप बोलते हो कि डेजिग्नेट करते हो कि ये जो क्वांटिटी है वो है कैपिटल जी, और इसको आप बोलते हो कि इसको हम बोलेंगे आज से गेज फैक्टर, ठीक है। सो गेज फैक्टर इज समहाउ a measure of sensitivity of the strain gauge. What is the meaning of sensitivity? Change in output per unit change in input. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि इसके साथ आर भी आता है, होना चाहिए कि डेल्टा आर अपॉन ई रहता तो हमें ज्यादा पता चलता, लेकिन एनी हाउ ये जो है इम्प्लीकेशन है तरीके का, इनडायरेक्टली इंप्लाई करता है कि सेंसिटिविटी कितनी है। इसका मतलब गेज फैक्टर ज्यादा होना मानता है। अगर हमारा गेज फैक्टर ज्यादा है तो मतलब थोड़े से स्ट्रेन के लिए भी डेल्टा आर हमें ज्यादा मिलेगा, जो कि एक डिजायरेबल वैल्यू है। वो अलग बात है, हम देखेंगे कि गेज फैक्टर मोस्ट ऑफ द मेटेरियल के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, और फिर किसके क्या फायदे नुकसान है। तो इसको हमने डिफाइन कर लिया, गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय ई। ये फार्मूला भी यहाँ से भी एक फार्मूला है अपने आप में, और एक g इज इक्वल टू दिस, ये भी एक फार्मूला। ये हमेशा आपको एकदम से याद करना है, मोटा मान लीजिए, बिल्कुल ही याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं बिना कंसेप्ट में गए, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गेज फैक्टर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, दो फार्मूले को ब्रेक करके लिख दिया, लेकिन आया तो एक ही जगह से, तो ये गेज फैक्टर है। अब सबसे लास्ट वाले टर्म जिसकी बात हम कर रहे थे यार, अभी तक तो पढ़ाया था कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं। जो लास्ट वाला टर्म है ये, इसको देखो 1 अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा रो अपॉन रो। ये वाला जो टर्म है वो है आपका स्ट्रेन इंड्यूस्ड चेंज इन रेजिस्टिविटी। स्ट्रेन इंड्यूस्ड चेंज इन रेजिस्टिविटी जहां पर भी होता है, ऐसे इफेक्ट को बोलते हो आप पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट। वो आपका जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा बोलिए, पीजो रेजिस्टिव बोलिए या फिर पाइजो रेजिस्टिव बोलिए, दोनों ही करेक्ट है। पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज जो है पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट शो करता है, अगर आपको बोला जाए तो ये गलत है, ठीक है। तो ये पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट है, मतलब स्ट्रेन इंड्यूस्ड चेंज इन रेजिस्टिविटी। चलो ठीक है, अभी तक उस सवाल का आंसर नहीं मिला कि रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है। आगे अच्छा, बेस्ड अपॉन मटेरियल, मटेरियल हमने थोड़ी देर पहले बोला कि मेटल, उसके पैरेंथेसिस में लिखा एलॉय, तो मेटल और मेटल एलॉय कुछ भी हो, ठीक है। और दूसरा लिखा सेमीकंडक्टर। तो बेस्ड अपॉन मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब किस चीज से वो बना है, आपका जो गेज फैक्टर है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में पार्टिकुलरली सिलिकॉन का एग्जांपल लिया। गेज फैक्टर जो है लाई करता है +100 टू +175। तो आप बोलेंगे क्या आपने पी टाइप बोल दिया तो फिर रेंज क्यों बता रहे हो, वैल्यू बताओ। तो ये डोपिंग पे डिपेंड करती है कि कितनी डोपिंग है, कितनी इंप्योरिटी उसमें डाली गई है। पी टाइप तो है लेकिन उसमें लाइटली डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है, या फिर मॉडरेटली डोप्ड है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो गांठ मान लीजिए कि डोपिंग जिस हिसाब से होती है उसके हिसाब से मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा डोपिंग हो जाती है तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर मेटल की तरह हो जाता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। वेरी वेरी हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक मेटल। इसका एग्जांपल है पॉजिटिव टाइप थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज द सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का सिंटर्ड मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन पीटीसी जो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जबकि एनटीसी जो थर्मिस्टर है, वो आगे क्लास में थर्मिस्टर पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे, उसका रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर के साथ, तो वो मेटल की तरह बेसिकली बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम मॉडरेटली डोप की बात कर रहे हैं। तो कैसी डोपिंग होगी, मॉडरेटली भी एक रेंज होता है 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 8 वगैरह। तो जिस हिसाब से डोपिंग होगी उसके हिसाब से इसका जो आपका गेज फैक्टर है वो रहेगा पॉजिटिव। एन टाइप केस में देखिए -100 टू 140 लिखा था। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो हमारे पास एक क्लियर हो कि वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर
अब ये गांठ नहीं बांधा हुआ कि वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात जो मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं गेज वेक्टर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव हो सकता है और वो नेगेटिव एन टाइप के केस में होगा। एन टाइप सिलिकॉन है जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसको डेवलप कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा वो मेटल वाला क्वेश्चन वही का वही है, मेटल वाले के साथ क्या होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो ये न्यू है, ये फॉर्मूला जो है ये ओवरऑल बेसिक फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला है, वो बेसिकली लगता तो दोनों के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज हो, चाहे वो आपका मेटल टाइप स्ट्रेन गेज हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए क्या होता है कि डेल्टा रो की जो वैल्यू होती है, इवन ऑर्डर जो हम ये पूरी की वैल्यू हम कहें, जो लास्ट टर्म है 1/e डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा रो अपॉन रो, इसकी पूरी की वैल्यू 0.4 से कम होती है, लेस देन 0.4। तो ज्यादातर केसेस में क्योंकि ये वैल्यू इतनी कम है इसको हम इग्नोर मारते हैं, और ज्यादातर मेटल के केस में जो है न्यू की वैल्यू 0.3 होती है। ठीक है, तो आपका जो गेज वेक्टर मोस्ट ऑफ द मेटल है उसके केस में आपका 2, 2.5, 3 ऐसे करके रहता है, और इसकी वैल्यू बहुत उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी। तो अब चूंकि इसकी वैल्यू इतनी कम होती है तो हम कहते हैं क्या, छोड़ो, ड्रॉप कर दो इसको। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो जब भी आपको फॉर्मूला ऐसा कुछ रहे और डेल्टा रो की वैल्यू नहीं दी है और मेटल टाइप गेज दिया हुआ है, तो अब आपका फॉर्मूला रिड्यूस होकर के 1 + 2 न्यू ही रह गया। ठीक है, मतलब जी जो है ये वाला फैक्टर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर मार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो होता है कि आपने क्या किया, जो भी है 2 है, 2.5 है, 3 है, कुछ भी है, लेस देन 5 है, एक चीज तो ये होती है। दूसरा क्या है, दूसरी तरफ जो हमारा सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज है, उसकी वैल्यू अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि यार ये तो 100s में है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे क्या मतलब है, तो 100s में। तो कहाँ 2, 3, 4 और कहाँ 175, 150 ऐसा कुछ वैल्यू, 150, 140, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि गेज वेक्टर इज सम ऑफ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी एंड हायर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर इज डिजायरेबल। इसका मतलब कि हायर गेज वेक्टर डिजायरेबल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने कहा कि 2 वगैरह है या फिर इससे कम है। तो मेटल टाइप हम स्ट्रेन गेज बनाते ही क्यों है? हमारे पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेटल टाइप स्ट्रेन गेज क्यों बनाते हैं जबकि इसका जो सेंसिटिविटी या फिर गेज वेक्टर इतना कम है। तो ये बात हम अगली क्लास में रिवील करेंगे कि मेटल टाइप क्यों बनाते हैं। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा होता तो होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती होगी जिसके कारण हम इसमें स्विच करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या देखेंगे कि ये वो जो कांस्टेंट है, कौन सी बड़ी बाधा है जिसके कारण सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज को आप लिमिटेड इन्वायरमेंट में यूज करते हो, वो एक चीज वो देखेंगे। दूसरा चीज ये देखेंगे कि चलो भाई स्ट्रेन गेज तो है, लेकिन वो दिखता कैसे है, मतलब क्या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे कि हम बॉन्डेड टाइप, अनबॉन्डेड टाइप देखेंगे कि बॉन्डेड टाइप और अनबॉन्डेड टाइप क्या है। ठीक है, अनबाउंडेड को छोड़ो क्योंकि वहाँ पे अनबाउंडेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा हम फिगर देख के आगे बढ़ जाएंगे और बाउंडेड टाइप को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। तो बाउंडेड टाइप में फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे कि यार बाउंडेड टाइप में का कौन सा एक्टिव एक्सिस होता है और कौन सा पैसिव एक्सिस होता है। अब ये चीज़, ये वैसे जोन है जहाँ पे लोगों का क्या होता जाता है कि ये फॉर्मूला गेज वेक्टर का करो, रट्टा मारो और न्यूमेरिकल करो हो गया। लेकिन गेट वाले क्या करते हैं, बड़े चालाक हैं, कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन गेज जो बॉन्डेड टाइप है उसका एक्टिव एक्सिस कौन सा और पैसिव एक्सिस कौन सा, उसी के हिसाब से आप तय करेंगे कि उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम अगली क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ cylindrical shaft is to be measured by using 2 strain gauges. The angle for mounting the strain gauge related to the axis of the shaft for maximum sensitivity है। मतलब ये क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब हमें पता नहीं होगा कि किस फैक्टर को ध्यान में रख करके एडहेसिव से आपको स्ट्रेन गेज किसी मटेरियल पे चिपकाना है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि उसकी एक्टिव एक्सिस कौन सी है और उसकी पैसिव एक्सिस कौन सी है, और वो जो शाफ्ट मूव होगा तो कहाँ पे चेंजेस ज़्यादा होगा। तो ऐसी बातों को हम अगली क्लास में देखेंगे। दूसरी बात, अब देखिए रेजिस्टेंस है, तो ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पता चलेगा कि हाँ स्ट्रेन लगाने से रेजिस्टेंस में कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन ये बात तो इससे भी आप पहले से जानते हैं कि टेम्परेचर अगर चेंज कर जाए तो रेजिस्टेंस में कोई ना कोई क्वांटिटी तो चेंज होगी।
तो अब यहाँ पे एक विलेन पैदा हो गया। आपको मेजर करना है सेंसिटिविटी किसके टर्म में, स्ट्रेन के टर्म में। अब आपको तो पहले से नहीं पता ना कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं एरिया में आ रहे हैं या फिर लेंथ में आ रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेन की वजह से आ रहे हैं या फिर कुछ टेम्परेचर की वजह से भी आ रहे हैं। तो ये विलेन क्या है और इस विलेन से हम कैसे निजात पाएं, इस बात को हम देखेंगे कि डमी स्ट्रेन गेजेस क्या है और कैसे उसको नलीफाई करना है उस इफेक्ट को। तीसरी चीज देखेंगे हम कि ये स्ट्रेन गेज चूंकि आपका एक तरीके का पैसिव सेंसर है। पैसिव का मतलब क्या है, आप देखिए सेंसर आपके दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो सेंसर है जिसको कि वोल्टेज या करंट आउटपुट देने के लिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत नहीं होती है, जबकि पैसिव को क्या होता है, जरूरत होती है। अगर आप इस बात में कंफ्यूज करते हैं तो आप इस बात को याद रखिए कि जो पैसिव है वो आलसी है, तो उसको जो है वोल्टेज और करंट का यहाँ पर लगाना पड़ता है, उसके बाद से वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो उसको जब तक कुछ धक्का नहीं करो तब तक बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन धक्का मत दो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पैसिव को आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है और रिफाइंड वे में क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत होती है। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत होती है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको वोल्टेज और करंट का आउटपुट चाहिए, तो इसको ब्रिज में कन्वर्ट करो, तो ब्रिज के हिसाब से। तो ये ब्रिज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसके कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो क्वार्टरली, मतलब एक ब्रिज के 4 आर्म होते हैं और एक वाला आर्म में कनेक्ट किया तो वो क्वार्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं आपको। बाकी क्वार्टर तो आपको पता ही है ना। और जो है उस क्वार्टर को भूल जाइए फिलहाल, ये वाला क्वार्टर की कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा अगर 2 आर्म में कनेक्ट किया तो हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, और चारों आर्म में कनेक्ट किया तो फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो अब फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे लगते हैं। अगर फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई स्ट्रेन गेज 4 स्ट्रेन गेज लगाने हैं, तो वो स्ट्रेन गेज कहाँ पे किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन में लगेंगे, इस बात को हम एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर वाला क्यों नहीं करते, क्यों लिमिटेड है, मेटल वाला आउट ऑफ मार्केट क्यों नहीं हुआ, टेम्परेचर जो विलेन है उससे हमें उसको कैसे शूट आउट करना है, स्ट्रेन गेज दिखते कहते हैं कैसे हैं, और उसकी माउंटिंग कैसे होनी है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, और गेट में कौन कौन से लल्लू सवाल अभी तक पूछे, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।